क्या इम्पैक्ट हुआ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, राइट। देन जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए इंडिया में, कब कब मिली थी इंडिपेंडेंस? 15th ऑफ 1757। अगस्त 1957, अच्छा, 1947 भाई, ठीक है। तो when Britishers left us on 15th August 1947, so what was the condition of our agriculture sector? What was the condition of our industrial sector? Foreign trade की क्या condition थी, right? ठीक है, ये पढ़ेंगे। Then on the eve of independence, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है, हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी, और ब्रिटिशर्स का यहाँ तक चलो ठीक है, बुराइयाँ हम सारी करेंगे, क्या कोई पॉजिटिव्स भी हैं ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने के, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर, ठीक है, राइट, ओके। तो ये हमने कल किया था कि इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे ना, गोल्डन बर्ड, ठीक है। वाई? बिकॉज इवन ड्यूरिंग मुगल पीरियड 25% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वाज थ्रू इंडिया, ठीक है। और जब ब्रिटिशर्स जब छोड़ के गए थे इंडिया को, तो हमारा वर्ल्ड ट्रेड में सिर्फ कितना हिस्सा रह गया था? 2.5%। जस्ट 25% से हम सिर्फ 2.5% रह गए थे, ओके, ठीक है, ओके। देन ये भी हमने लास्ट कल किया था कि भाई ऐसा क्या गड़बड़ हुआ कि जो इंडिया जैसी कंट्री विच वॉज कॉल्ड द गोल्डन बर्ड, विच वॉज नंबर 2 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, है ना। देखिए देखो 1820 में भी इंडिया वॉज एट नंबर 2, चाइना वॉज एट नंबर 1, ठीक है, राइट। ये यूके, फ्रांस, जर्मनी ये पीछे थे हम लोगों से, ठीक है। तो व्हाट वेंट रॉन्ग भाई? एक तो हमारी अगर हिस्ट्री देखें तो भाई 1000 AD से लेके और 1947 तक कंटिन्यूसली कोई ना कोई अटैक करता ही रहा है, ठीक है। एंड दैट टू द अटैक वाज नॉट कि भाई सिर्फ हमारे इंटरनली लड़ाई हो रही है। जब देश में इंटरनली लड़ाई होती है ना, तो उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन यहाँ तो बाहर के लोगों ने किया ना भाई, मुगल्स ने, देन ब्रिटिशर्स ने, तो सारे लूटने वाले थे, ठीक है। हालांकि मुगल्स तो खैर बाद में वो लेके भागने के बजाय वो यहीं बस गए, राइट, ठीक है, ठीक है। देन जो मुगल इन्वेजन था उसके बाद ना हमारे यहाँ पे कभी पानीपत की लड़ाई, कभी कहीं की लड़ाइयाँ बहुत होती थी, वॉर्स बहुत हुई, क्योंकि मराठास और मुगल्स में टसल चलता ही रहता था, ठीक है, ओके। तो ऑब्वियसली जब बैटल में रहोगे आप हमेशा ही, तो इकोनॉमी तो इम्पैक्ट होएगी, राइट। नेक्स्ट, ये जो हमने लास्ट टाइम किया था कि जो मुगल पीरियड था, जो 1500-1600 वाला जो टाइम पीरियड था, बल्कि 1700 तक, इन 200 सालों में जहाँ और जो ये जो आज जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो आपका यूरोपियन कंट्रीज़ एंड जो अमेरिका है, वो देवर इन्वेस्टिंग इन साइंटिफिक रिसर्च, बिजनेसेस डेवलप कर रहे थे, साइंटिफिक रिसर्च कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर रहे थे, और हम लोग, हमारे यहाँ क्या था, आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे और मॉन्यूमेंट्स बना रहे थे, है ना, जैसे जो हमने कल बात करी थी, राइट, ठीक है। जो कि हमने ताजमहल के बारे में किया भी था कि ताजमहल, ठीक है, वैसे इट्स एन इंजीनियरिंग मार्वल कि इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, है ना, जो इस तरह की बिल्डिंग बनाई कि 500 साल तक भी चल रही है, वो भी बिल्कुल रिवर के बैंक पे, राइट। लेकिन द अदर साइड ऑफ इट इज कि भाई वही रिसोर्सेज, वही टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज अगर किसी और ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ पे लगते, इन ह्यूमन डेवलपमेंट अगर वो इन्वेस्ट हुए होते, वो टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्स, तो ज़्यादा बेटर रहता, रादर देन सिर्फ एक मॉन्यूमेंट बना दिया, ठीक है। अच्छा है मॉन्यूमेंट, लेकिन रिसोर्सेज अगर दूसरी जगह लगे हो तो ज़्यादा अच्छा होता मेरे ख्याल से, ठीक है। देन जो अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज थी, दे इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, एंड दे ओपन अप अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, 17th, 18th, 19th सेंचुरी में। तभी वो आगे हैं भाई। ये जिस तरह की ग्रोथ है उन कंट्रीज़ में, तो 10-20 साल का में थोड़ा ना होता है, इट टेक्स सेंचुरीज, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जो मुगल पीरियड हमारा कब से कब तक रहा इफेक्टिवली, 1526 से 1858 तक, जो
1857 की नहीं थी हमारे वो हुई थी ना हमारी, क्या था गदर जो बोलते थे, म्यूटिनी है ना हमारा, जो द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 1857 ओनली। द फाइट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1857 ओनली। रिवोल्ट जो है यहीं से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुई थी ये, ठीक है, ओके। एंड इट वेंट ऑन टू 90 ईयर्स, है ना, तब जाके 1947 में फ्री हुए थे, ठीक है। हालांकि ये भी हमने कल बात करी थी कि हमारे, ठीक है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने मेहनत की तो वो 1947 में वी गॉट फ्री, लेकिन द रीजन फॉर फ्रीडम में मेन रोल था कि ब्रिटिशर्स दे बिकेम वीक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स वीक पड़ गए थे, तो जब वो कमजोर पड़ गए तो वो कहां से रूल कर पाते, ठीक है, ओके। अदरवाइज अगर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर हिटलर के साथ अगर वो उनका इतने नुकसान नहीं हुए होते, अगर वो वीक नहीं पड़े होते, तो हो सकता है आज भी ब्रिटिशर्स का ही राज होता। फ्रीडम फाइटर्स आते रहते हो, ठीक है, भगत सिंह जी अच्छी बात है, लेकिन और 2-4 भगत सिंह हो जाते, फांसी पे चढ़ाए थे, उनको क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो कोई भी जो रूलर है वो सत्ता तभी छोड़ता है जब वो कमजोर पड़ता है। जब तक वो पावरफुल है तब तक तुम कितने धरने प्रदर्शन लड़ाई झगड़े करते रहो, तुम धरने प्रदर्शन बैठे रोड पे बैठे रहो, कुछ पंगा करोगे तो मारेगा, जिसके हाथ में ताकत है वो तो मारेगा ही भाई, राइट। बट दे बिकेम वीक, ठीक है। तो उसका रीजन जो है, रीजन फॉर ब्रिटिशर्स लिविंग इंडिया वाज, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल तो है ही था, ठीक है। ब्रिटिश जो है वो वीक हो गए थे, राइट। अच्छा, इसमें एक और रीजन भी है। एक और रीजन क्या है देखिए, हमने बात करी थी ये कल भी कि ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे फॉर इकोनॉमिक रीजन, है ना। वो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की उसमें आए थे, दे केम हियर फॉर द बिजनेस, और वो बाद में जो है उन्होंने पॉलिटिकल स्लेवरी बना लिया हमें, है ना। पॉलिटिकल स्लेव मतलब रूल भी उन्हीं का, राज भी उन्हीं का चलेगा, काम धंधे तो वो करेंगे ही करेंगे, बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो चला ही रहे हैं, हमारे ऊपर रूल भी वही करेंगे, राइट। तो क्या था 1947 में इंडिया की जो कंडीशन थी ना, अभी आप देखेंगे इस चैप्टर में आगे, जो हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन थी और जो हमारी हालत थी एग्रीकल्चर की और जो पॉपुलेशन की जो सिचुएशन थी, ऐसी कंडीशन में किसी कंट्री को पॉलिटिकली स्लेव बना के रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। अब आप सोचो, आपको अगर कहीं किसी ऐसी बस्ती का प्रधान बना दे जहाँ सारे अनपढ़ गवार झगड़ालू टाइप के लोग हैं, वो सारे अनपढ़ हैं और उनके पास कुछ बचा भी नहीं है, जो आपको लेना था लूट भी लिया, तो आपको उनका ऐसी बस्ती का आपको प्रधान बनने का कोई फायदा होगा? तो है ही नहीं तुम्हारे पास कुछ, ठीक है, और लड़ते झगड़ते सारे हो, ठीक है। तो देयर इज नो पॉइंट कंटिन्यूइंग विद द पॉलिटिकल स्लेवरी, ठीक है। तो दीज आर द 3 रीजंस कि ब्रिटिशर्स छोड़ के भागे इंडिया को, राइट, ठीक है, क्लियर नहीं? ओके, ठीक है। ये हमने कल बात कर ही ली थी कि आने वाले, जैसे 18th सेंचुरी वाज द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जिसमें इंडिया जो है मिस कर गया उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को, ओके। व्हेन द यूरोपियन कंट्रीज इन द अमेरिका वाज they were doing that industrial revolution, they were participating in that industrial revolution, rather they were leading that industrial revolution. इंडिया उस टाइम पे स्लेव था भाई ब्रिटिशर्स का, हम लोग उसमें कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक है, राइट। तो वी मिस्ड द 18th सेंचुरी का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। लेकिन अभी आने वाले टाइम में जो रिवोल्यूशंस आने वाले हैं, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिजिटल करेंसीज नई आ रही हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज बीइंग सेट। इंडिया शुड नॉट मिस दिस, इंडिया शुड नॉट मिस दिस, राइट, है ना। ये भी हमने कल बताया था ना कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 10% तो कम से कम होनी ही चाहिए। अभी जो है, अभी भी स्टिल वी आर ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट रेट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा
स्पीड से इंडिया ग्रो कर रहा है आज की डेट में भी, 6.5 to 7% तक की ग्रोथ है, बट इवन दिस ग्रोथ इज नॉट सफिशिएंट, ये ग्रोथ भी काफी नहीं है। इंडिया शुड ग्रो एटलीस्ट 10% पर एनम, राइट, से जीडीपी ग्रो करनी चाहिए, ठीक है, उससे कम में काम चलेगा नहीं, राइट, ठीक है, चलिए आते हैं आगे। ओके ओके, एंड ये क्या था, टू फोल्ड मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना, दिस वाज द मेन थिंग, दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिशर्स, कि उनको क्या करना था, दे नीडेड रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, चीप लेबर, रॉ मटेरियल, काम करने के लिए मजदूर, और अपनी फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था उनको, ओके, प्लस यहाँ की वेल्थ को लूटना था, ठीक है, और अपना सामान इंपोर्ट करना था यहाँ पे, राइट। तो व्हाट वाज द टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिशर्स, टू रिड्यूस इंडिया टू अ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड टू मेक इंडिया एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, ओके। तो इसको तो आराम से 2 मिनट लगा के पढ़ लो, अच्छे से बैठा लो दिमाग में, रीड भी कर देता हूं आपके लिए। प्राइमरी मोटिव ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज टू फोल्ड, देयर पॉलिसी वाज टू रिड्यूस इंडिया टू अ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर देयर अपकमिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंड टू टर्न इंडिया इनटू market for their finished products, that is to make India an importer of finished goods, right, ठीक है। तो अब देखें उनकी जो इंडस्ट्रीज थी उसमें क्या था ना, क्योंकि ये मिड 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब आपका जो एग्रीकल्चर से और इंडस्ट्रीज पे मूव कर रही है आपकी इकोनॉमी, योर इकोनॉमी इज शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, राइट, ठीक है। जैसे हम लोग आज भी इन चीजों में पीछे हैं। अब देखो इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है, इवन टिल टुडे व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग, हम यहाँ इंडिया से आईटी बीपीओ सर्विसेज, राइट, आईटी बीपीओ सर्विसेज मतलब हमारे इंजीनियर्स हैं, राइट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो एक्सपोर्ट है। तो व्हाट वी आर एक्चुअली एक्सपोर्टिंग द मैन पावर टू द वर्ल्ड, और हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर गुड्स से। हम फूड प्रोसेसिंग में नंबर 1 नहीं है, हम आलू बेचते हैं दुनिया में, चिप्स नहीं। आलू बेचेंगे 20 रुपए किलो, और यूएस वाले लेस की चिप्स जो है वही 20 रुपए किलो के आलू को 200 रुपए किलो में बेच रहे हैं, वो चिप्स बना के। कैन यू सी द डिफरेंस? हम सीधे आलू बेच रहे हैं 20 रुपए किलो, और वो आलू की चिप्स बना के चिप्स बेच रहे हैं 200 रुपए किलो, ठीक है। तो आलू से चिप्स बनाना वो क्या है, दैट इज फूड प्रोसेसिंग, राइट, दैट इज फूड प्रोसेसिंग। उसके लिए तो फैक्ट्री चाहिए ना भाई, है ना, यू नीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर दैट। उसमें हम अभी आज भी पीछे हैं, इवन टिल टुडे, राइट, ठीक है, चलो ये ठीक है, ये हमने बात कर ही ली है। इकोनॉमिक स्लेवरी होता है, पॉलिटिकल स्लेवरी होता है। पॉलिटिकल स्लेवरी तो जो 1947 तक इंडिया रहा, दूसरों का गुलाम, राज ही दूसरों का चलता था। टुडे वी आर नॉट पॉलिटिकली स्लेव ऑफ एनीवन। हमारे यहाँ जो कानून चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इंडियन जिसको वोट करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, और वो जो लॉज बनाता है वो इंडिया में चलते हैं। इट मीन्स वी आर पॉलिटिकली फ्री नाउ, ठीक है। लेकिन एक इकोनॉमिक स्लेवरी भी होती है भाई, हमारी इकोनॉमी अगर डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर, कि अगर यूएस अगर हमारे साथ ट्रेड कम कर दे, तुम्हारे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इट मीन्स व्हाट, वी आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन देम। तो सर पूरी दुनिया है एक दूसरे पे, हाँ एक दूसरे पे तो वो पूरी दुनिया ही है। हाँ, लेकिन एक होता है कि बहुत बुरी तरह डिपेंडेंट। बात आपकी ठीक है कि इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन द इकोनॉमीज आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, पॉइंट इज वैलिड। लेकिन एक होता है जब ट्रेड कर रहे हो कि एक
किसी एक का अपर हैंड है, एक का हाथ दबा हुआ है, तो जिसका अपर हैंड है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है ना। ठीक है भाई, आप भी मेरे साथ कुछ बिजनेस कर रहे हो, मैं भी आपके साथ कुछ बिजनेस, लेकिन आपकी मजबूरी है, मेरे लिए ऑप्शन है। आपकी मजबूरी है, मेरे लिए ऑप्शन है, तो फर्क तो है ना भाई। पर सर लाइक चाइना और यूएस नहीं कि सर जैसे किसी एक चीज़ में हमारी मजबूरी होगी तो किसी और के लिए वही मजबूरी भी तो होगी जिसमें अपर हैंड हम होंगे। हाँ हाँ, हो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं है ना वैसा। क्यों सर, जैसे लेज वाला चिप्स था, हम आलू ही रोकते तो अमेरिका बनाएगा क्या? उनके अपने आलू है भाई, पेटेंट करवा रखे हैं उन्होंने। जो आलू का जो बीज है लेज वाला, वो पेटेंट करवा रखा है उन्होंने। सिर्फ इंडिया ही थोड़ी सप्लाई कर रहा है। हम्म, सिर्फ इंडिया ही थोड़ी सप्लाई कर रहा है। हाँ कहीं से भी ले लेगा, डिपेंडेंट नहीं है ना वो। हम्म। हम डिपेंडेंट कैसे, मान लो जो डिफेंस की टेक्नोलॉजी है, वो तो स्पेस टेक्नोलॉजी है टेलीकॉम वाली, वो तो एलन मस्क के पास ही है ना। हमारे पास वो है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे आलू के बिना उनका काम चल जाएगा, वो अपने आलू उगा लेंगे यार, जगह है उनके पास। लेकिन हम उनकी क्या उनकी करें? टेक्नोलॉजी अगर नहीं है तो हमारे पास, हम कहाँ से स्पेस में टेक्नोलॉजी लेके आएंगे? तो हम डिपेंडेंट हो गए ना एक तरीके से। दे कैन डिक्टेट द टर्म्स, दे कैन डिक्टेट द टर्म्स। ठीक है, बट सर फिर वो आलू को यूटिलाइज भी तो करना पड़ेगा नहीं। जैसे अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो पोटैटो, तो उसका हमारे जो सरप्लस नहीं हो जाएगा, उस हिसाब हाँ, से वही। produce करेंगे। फिर उसका हमें कोई यूसेज भी तो